जय हिंद एवरीवन। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। हाउ आर यू ऑल? क्या हाल चाल है? ओके, ये तो मुझे सब नए नए लोग दिख रहे हैं। कौन कौन से बैच वाले हो सब लोग? ओके, जल्दी आ जाओ। जय हिंद एवरीवन। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। हाउ आर यू ऑल? क्या हाल चाल है? ओके, ये तो मुझे सब नए नए लोग दिख रहे हैं। कौन कौन से बैच वाले हो सब लोग? जय हिंद, जय हिंद। ओके 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 ओके। ओल्ड स्टूडेंट सीएपीएफ, ठीक है ठीक है। बैच 2 आई एम न्यू है। ओके दिव्यांशु, वेलकम। हाय अंजलि, हाय यशोदा, सोमेश, अंश, ओके, सूरज, आशुतोष। मैं सारी चीजें हिंदी में ही समझाऊंगा, टेंशन मतलब। गंजन, अर्पित, सजल, पूनम, ओके, एनडीए बैच भी है। प्रिंस, जय, दिव्यांशु, विवेक, दिग्विजय, अभिलाष, संदीप, सलील, अर्पित, प्रबुद्ध, करण, ओके। जय हिंद, जय हिंद। सब लोग पहले आ जाए फिर हम स्टार्ट करते हैं। सीएपीएफ में अभी आ रहे हैं। ओके, थैंक यू कोमल। आशुतोष, बिल्कुल बताऊंगा। ये तो मुझे एकदम एकेडमी वाली फीलिंग आ रही है कि नए नए लोग आते हैं। ऐसा होता है ना एकेडमी में, जब आप फर्स्ट डे में जाते हो, ठीक है, जैसे हम लोग जब फर्स्ट दिन में गए थे तो कोई किसी को जानता नहीं था। एक वो रहता है ना, एक अनसेट टाइप का कि भाई कौन कहाँ से क्या आया है। ओके, जनरली पहले दिन हम सब लोगों को साथ में रुकवाते हैं, जानबूझ के इंटरेक्शन करवाते हैं ताकि एक दूसरे को जानो, अच्छे से बॉन्डिंग बढ़े। यस 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 यस। ठीक है, ओके, तो शुरू करें अपन, आराम से समझेंगे। अच्छा, इलाहाबाद से हो? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, एक चीज मुझे बस मेरे से, मैं आप लोगों को बिफोर बिगनिंग, पहले सब लोग आ जाए, फिर मैं मतलब स्टार्ट करने के पहले कुछ कुछ चीजें आप लोगों से बोलूंगा। गुड इवनिंग ऋषिका, हरितिक, ओके, थैंक यू सो मच अंश। ठीक है, बहुत आराम से खुले दिमाग से पढ़ना है। अच्छा, मैं अपना इंट्रोडक्शन दूं? ऑलराइट, चलो मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूं। ठीक है, आई विल जस्ट गिव माय इंट्रोडक्शन। जस्ट अ मिनट। ये भी ठीक है। अच्छा, मैं कौन हूं? ठीक है, आई जस्ट टेल अबाउट माई सेल्फ। जी, मेरा नाम सौमित्र चौधरी है। ओके, माय नेम इज सौमित्र चौधरी। इसी नाम से मैं आपको काफी जगह मिल जाऊंगा। ठीक है, एंड मैं 4 साल के अप्रोक्स टीचिंग का एक्सपीरियंस है। ओके, एंड आई सिक्योर्ड ऑल इंडिया रैंक 30 इन कंबाइंड डिफेंस सर्विस एग्जामिनेशन एंड वाज रिकमेंडेड फॉर आईएमए। इसके पहले कि आप लोग पूछो कि सर आपने ज्वाइन क्यों नहीं किया था, यार मेडिकल इशू था और मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में रिकमेंड हुआ था। तो उसी के नेक्स्ट ईयर मैंने यूपीएससी का सीएपीएफ निकाल लिया था एंड आई सर्व्ड एज एन असिस्टेंट कमांडेंट इन बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। ऑलराइट, इसके इसके अलावा 2018 का इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का मैंने इंटरव्यू भी दिया। ठीक है, हाँ जी हाँ जी। और मैं 3-4 साल से पढ़ा रहा हूँ, पढ़ाना। ठीक है, आइए आ जाता हूँ मैं। ओके, टेलीग्राम मेरा है जीएस। ठीक है, एकदम आराम से पीडीएफ ये सारी चीजें भेजता हूँ। ओके ओके। सबसे पहले आज का बहुत ही बेसिक टॉपिक है सोलर सिस्टम। ठीक है, आज हम सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सोलर सिस्टम के बारे में अगर मैं बात शुरू करूं, दिस इज सन, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपट्टून। बचपन में सबने पढ़ा। ठीक है, बचपन में सबने पढ़ा मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर। अच्छा, अब इस चीज को समझना कि ये जो पहले के 4 प्लैनेट्स है, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स तक, इनको हम क्या बोलते हैं? इनर प्लैनेट्स या फिर टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स। इनको हम इनर प्लैनेट्स बोलते हैं, क्यों? क्योंकि सन के सबसे पास होते हैं, और इसको हम टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स भी बोलते हैं। अब आप लोगों को क्या लगता है, क्या इन प्लैनेट्स में गैस जमा हो पाएगी? व्हाट डू यू थिंक? क्या इस इन इन मतलब ग्रहों में
गैस जमा कैसे? गैस जमा होगी, पर गैस बहुत कम जमा होगी। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों गैस बहुत कम जमा होगी? व्हाई इज इट सो? क्योंकि सन रेज इतने ज्यादा हाई इंटेंसिटी से आएगी, इतनी हाई इंटेंसिटी सन रेज रहेगी कि ये पूरे गैस को इवेपोरेट कर देगी। तो ये जनरली आपके क्या होंगे, गैस नहीं जमा हो पाएगी, तो ये स्मॉल और रॉकी प्लैनेट्स रहते हैं, सॉलिड सरफेस रहते हैं एंड साइज इनका काफी स्मॉल रहता है। सन के पास रहते हैं, डेंसिटी हाई रहती है, ठीक है, रिंग विंग नहीं होते इसमें बिल्कुल भी, और थोड़े बहुत ही इसमें क्या रहते हैं, मून्स रहते हैं। मैं बताऊंगा मून्स क्या रहते हैं। सैटेलाइट समझते हो? अच्छा आशुतोष बेटा, मैं एक चीज आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हिंदी के पीछे मत भागो यार। बेसिक टर्म्स में आपको पढ़ा हिंदी में ही रहा हूं, बट बेसिक टर्म्स अंग्रेजी की करो, क्योंकि मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूं कि अगर जब तक आपकी प्रॉपर होल्ड नहीं होगी इंग्लिश पे, आप एसएसबी क्लियर नहीं कर पाओगे। हाँ, खुद के नोट्स बनाओ ना, क्या दिक्कत है? वो सीखनी पड़ेगी यार। अगर आप लोगों में से कोई भी लोग एसएसबी दे रहे हो, मैं पहले ही बता रहा हूं, विदाउट इंग्लिश यू कैन नॉट क्लियर एसएसबी। टूटी फूटी इंग्लिश आनी चाहिए कि आप अपने आइडियाज को मतलब लिख सको। चलो सैटेलाइट्स के बारे में होगा। अच्छा जी, इनर प्लैनेट्स के बारे में किसी को कोई भी डाउट है तो पूछ लीजिए। इनर प्लैनेट्स के बारे में एनीवन हैविंग एनी डाउट कैन जस्ट आस्क। ठीक है, अब हम चलते हैं बाहर के प्लैनेट्स। बाहर के प्लैनेट्स कौन से हैं? जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपट्यून। ये बाहर, इनको आउटर प्लैनेट्स बोलते हैं या फिर जोवियन प्लैनेट्स बोलते हैं। दीज आर सेड टू बी आउटर प्लैनेट्स और जोवियन प्लैनेट्स। स्ट्रैटेजी वगैरह मैं सब बाद में बताऊंगा, अभी सिर्फ क्लास पे ध्यान दोगे। करंट अच्छे से करोगे तो मोर देन इनफ है। डरने की बात नहीं, डरने की कोई बात नहीं है। ऑलराइट, ओके। नाउ क्विज है बाद में करेंगे, अभी हम बेसिक्स पढ़ते हैं पहले। या सीएपीएफ में आप इंग्लिश का पूरा सब्जेक्ट आता है प्रिंस, तो करना तो पड़ेगा थोड़ा बहुत। ये प्लैनेट्स में क्या रहता है कि आप सन रेज की इंटेंसिटी, तीव्रता देखो, सन से बहुत दूर है, तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, गैसेस जमा होंगे, होंगे कि नहीं? यहाँ पे गैसेस जमा होंगे, सन से दूर है, तो ये क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा लार्ज और गैशियस हो जाते हैं। इसमें कोई भी सॉलिड सरफेस नहीं होगा, देयर वुड नॉट बी एनी सॉलिड सरफेस। ठीक है, डेंसिटी हो गई, ये सन से दूर रहता है और इसके बहुत सारे मून्स होते हैं। मून्स मतलब इसके बहुत सारे नेचुरल सैटेलाइट्स होंगे। हाँ, इट वुड बी एनफ। ओके चेतन, बहुत सारे मून्स होते हैं। धर्मराज यार, इसमें आपको जो बैक एंड टेक्निकल टीम है ना, उनसे बात करनी पड़ेगी। ठीक है, ये पावर मेरे हाथ में नहीं है ना? ओके, तो जोवियन प्लैनेट्स बड़े होते हैं, इसमें बहुत सारे रिंग्स होते हैं, डस्ट वगैरह का फॉर्मेशन होता है। अच्छा, अब एक यहाँ पे समझने वाली चीज ये है कि मार्स और जुपिटर के बीच में एक बेल्ट होता है। एक बेल्ट होता है, नहीं पूरा गैस से बना हुआ रहता है, सॉलिड नहीं होता। इस बेल्ट को हम क्या बोलते हैं? वेरी गुड संजना, ओके, एस्टेरॉयड बेल्ट। इसी बेल्ट को बोला जाता है एस्टेरॉयड बेल्ट। एस्टेरॉयड बेल्ट क्या होते हैं जी? व्हाट आर दीज एस्टेरॉयड बेल्ट? यहां पे एस्टेरॉयड्स मूव करते हैं। अब आप पूछोगे सर ये एस्टेरॉयड क्या होता है? कुछ नहीं, डस्ट जमते हैं, इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, वो डस्ट का एक्युमुलेशन रहता है कृष्णा। एस्टेरॉयड बेल्ट ये रॉक की बड़े बड़े मासेस रहते हैं, रॉक्स के बड़े बड़े पीसेस होते हैं जो कि सन को रिवॉल्व करते हैं, बट ये प्लैनेट नहीं होते। ओके, अब एक और इसमें आता है मेट्रॉइड्स। मेट्रॉइड्स में एस्टेरॉयड के पार्ट होते हैं, पर ये जो बड़े बड़े रॉक के पीसेस जो अर्थ के अंदर एंटर करते हैं और अर्थ में गड्ढे बना देते हैं, बोलते हैं ना मेट्रॉइड अटैक होता है, उससे हम बोलते हैं मेट्रॉइड्स। और एक और होता है कॉमेट। कॉमेट आपका बना रहता है डस्ट और आइस से। ठीक है, डस्ट और आइस से बना रहता है। ये इसको हम बेसिकली हिंदी में बोलते हैं टूटता हुआ तारा। टूटता हुआ तारा बोलते हैं, ये जैसे फ्लो होती है ना तो ये चमकता है, इसी को हम बोलते हैं टूटता हुआ तारा, कॉमेट। एस्ट्रॉयड ये एक्चुअली फॉर्मेशन, ये प्लैनेट्स, ये एक तरीके के प्लैनेट्स के ही टुकड़े हैं जो प्लैनेट से अलग होकर स्पेस में घूम रहे हैं। अर्पण, हाँ बिल्कुल, टेम्परेचर इतना कम रहता है, आइसी आस रहता। ऐसा जरूरी नहीं है, उसमें हम देखेंगे संदीप कहां पे दिखता है कहां पे नहीं। यहां तक किसी को कोई भी दिक्कत हो तो बताइए, वरना मुझे आगे बढ़ने की इजाजत दीजिए। वो आपके नॉर्मल 50-100 मीटर से लेके 5000 किलोमीटर तक भी हो सकता है अभिषेक। ओके, बेल्ट माल्टी क्या रहता है कि ये मार्स और जुपिटर के बीच में एक एस्ट्रॉयड बेल्ट होते हैं। एस्ट्रॉयड क्या रहती है? बड़े बड़े रॉक के पीसेस रहते हैं जो मार्स और जुपिटर के बीच में घूमते हुए रहते हैं। ऑलराइट, ठीक है।
हाँ, अभी हम बात करेंगे, आने तो दो वीनस तक, एक-एक करके बात करेंगे। इसमें आपका कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन है, ठीक है? संजना, अब अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, सब पे आएंगे कनवार पाल। देखो, मैं बस आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगा, जब मेरी क्लास में हो ना, आप जब तक मैं पढ़ा रहा हूँ थोड़े आराम से पेशेंस से बैठो। मैं ओके, एक रिक्वेस्ट है कि मेरे आगे भागने की कोशिश मत करो, मेरे साथ साथ चलो यार। देखो, मेरे आगे भागोगे, जो चीजें मैं आपको 15 मिनट पहले बताने वाला रहता हूँ, अब बीच में वही चीज कोई क्वेश्चन में से पूछ रहा है, तो क्या हो गया था, पूरा फ्लो टूटता है और ऐसे में पढ़ने में मजा नहीं आता। बात समझ आ रही है? मेटोइड्स में ना कुछ नहीं है, रॉक के पीसेस जो अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करते हैं, ठीक है? तो बस आराम से पेशेंस रखो, मैं आपको डाउट पूछने का पूरा मौका दूंगा, मैं आपको डाउट्स पूछने के पूरे मौके दूंगा, ठीक है? अब हमारे पूरे सोलर सिस्टम में सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट कौन सा है? द आंसर इज, कौन सा सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट है? वेरी गुड, द आंसर इज वीनस। अब आप बोलोगे कि सर क्या पागल बना रहे हो हमें, अर्थ सन के सबसे पास तो मरकरी है, सन के सबसे पास तो मरकरी है, तो वीनस कैसे हुआ? तो यार मैं आपको पागल नहीं बना रहा हूं, एक्चुअली मरकरी के पास एटमॉस्फेयर नहीं होती। अब एटमॉस्फेयर नहीं है तो गर्म क्या होगा? भाई गर्मी तो हमें हवा से ही लगती है ना। टेम्परेचर बढ़ना क्या होता है? जब एटमॉस्फेयर की टेम्परेचर बढ़ती है। अगर मैं वीनस की बात करूं, वीनस में क्या रहता है? टेम्परेचर हाई रहता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे गैसेस रहते हैं, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड। सीडीएस में इसी साल क्वेश्चन पूछा गया था, प्रेजेंस ऑफ मीथेन सबसे ज्यादा। सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, ऑलराइट, इसी साल सीडीएस का क्वेश्चन था। कितने लोगों ने इस बार का सीडीएस वाला पेपर दिया था? और ये एनडीए में भी पूछ चुका है ना? तो ये क्या क्या करती है, ये गैसेस गर्म होती है और एवरेज टेम्परेचर अर्थ का बढ़ा देती है। ओके, एवरेज टेम्परेचर अर्थ का बढ़ा देती है। तो वीनस इज द हॉटेस्ट वन। बाकी सारे प्लैनेट्स प्लैनेट्स क्या करते हैं? अपने एक्सिस में रिवॉल्व करते हैं, वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में रिवॉल्व करते हैं। नहीं, वो रेलेवेंट नहीं है, करंट दे आर नॉट रेलेवेंट। लैपलेस थ्योरी, ये सब थ्योरी आपको बिल्कुल, नेबुला थ्योरी आती नहीं है क्वेश्चंस, ऑलराइट? अब इसमें एक चीज समझना, सारे प्लैनेट्स वेस्ट टू ईस्ट रिवॉल्व करते हैं, बट सिर्फ और सिर्फ ईस्ट टू वेस्ट रिवॉल्व करने वाले दो प्लैनेट्स हैं। कौन कौन से? एक वीनस है और एक यूरेनस है। सिर्फ और सिर्फ दो प्लैनेट्स, एक वीनस है और एक यूरेनस है। क्या बोलती पब्लिक, यहां तक समझ में आया कि नहीं? क्या बोलती पब्लिक में? तुम लोग को नहीं पता, बहुत हार्ड बोलना चाहिए अगर समझ में आया तो, ठीक है? ओके, यार ये पैलिस ही ऐसा है, उसका ग्रेविटी इस तरीके से मतलब इंड्यूस किया है कि उसका रेवोल्यूशन उल्टा होता है, ठीक है? ओके, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। ये सब तो कॉमन चीज हो गई। ओके, मेन चीजों पर आते हैं। ये हमने सारी चीजें, नो प्लैनेट्स, आउटर प्लैनेट्स, एस्ट्रॉइड वगैरह सब कुछ देख लिया। जस्ट अ मिनट। ओके, अब मैं आपको एक प्लेन वाले मतलब इसमें समझाता हूं। मैं देखो डायग्राम ड्रॉ करके दिखाता हूं, तो आप लोग भी मेरे साथ साथ ड्रॉ करोगे, समझ पाओगे अच्छे से। अब सवाल ये आता है कि यूनिवर्स कैसे बना था? यूनिवर्स कैसे बना था? हाउ वाज द यूनिवर्स फॉर्म्ड? एक जॉर्ज लिमेट्री करके बंदा था, जॉर्ज लिमेट्री करके बंदा था। इनने एक थ्योरी दी थी, इस थ्योरी का नाम था बिग बैंग थ्योरी। सीरीज देखते हो ना, बिग बैंग? देखिए सीरीज। नेबुलर हाइपोथेसिस हमारे सिलेबस में नहीं है, उसकी टेंशन मत लो। अकम यूरेनस और वीनस है, ऑलराइट? अच्छा, बिग बैंग थ्योरी ने क्या बोला था कि एक छोटा सा डस्ट पार्टिकल हुआ करता था, छोटा सा स्पेस था, उसमें एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हुआ, बम फूटा। उस बम फूटने को हम क्या बोलते हैं? सुपरनोवा। एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हुआ, तो इस एक्सप्लोजन से क्या हो गया? यूनिवर्स आपका एक्सपैंड होता हुआ चला गया, और यूनिवर्स फैल फैल के एक छोटे से पॉइंट से एक्सपैंड होकर इतना बड़ा यूनिवर्स हो गया हमारा। इस चीज को सर्टिफाई, इस चीज को सत्यापित किसने किया? एक बंदा था हबल करके, हबल करके एक बंदा था। उसने एक अपना टेलीस्कोप बनाया था, हबल टेलीस्कोप। तो इसने देखा कि कुछ टाइम के बाद जो प्लैनेट्स है उनके बीच का डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है, हबल टेलीस्कोप। तो इसका क्या मीनिंग हुआ कि प्लैनेट्स के बीच का डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है?
हाँ, बट ये बिल्कुल मतलब एक्चुअली ये दिया था। ठीक है? अब किसी भी चीज़ का अगर डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ? हाँ जी, सीडीएस, सीएपीएफ, एफकैट, एनडीए सब साथ में क्लासेस चल रही है। ओके, ऑल द क्लासेस आर गोइंग रनिंग टुगेदर। इसको हम बोलते हैं सुपरनोवा। ठीक है? इसको हम बोलते हैं सुपरनोवा, है ना? सुपरनोवा हो गया और यूनिवर्स का साइज धीरे-धीरे काफ़ी ज़्यादा बढ़ता हुआ जा रहा है। द साइज इज़ इंक्रीजिंग, हबल टेलीस्कोप। पर इसके कुछ-कुछ क्रिटिसिज़्म थे। सबसे बड़ा क्रिटिसिज़्म क्या था? इनसे जब पूछा गया कि भाई ये यूनिवर्स एक्सपैंड हो क्यों रहा है? प्रोसेस क्या है? तो ये बता नहीं पाया कोई। सुपरनोवा आशुतोष एक बहुत बड़ा धमाका था, जिससे यूनिवर्स की साइज धीरे-धीरे बढ़ते हुए एक छोटे से पॉइंट से एक बड़ा-सा विशाल यूनिवर्स बनता गया। ऑलराइट? तो एक सिंपल सी थ्योरी वापस से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ प्रतीक। सिंपल सी थ्योरी क्या थी? जॉर्ज ली मैट्री एक फ्रेंच बंदा था, इसने बिग बैंग थ्योरी दी थी। इसने बोला एक छोटे से पॉइंट में बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हुआ और वो फैल-फैल के यूनिवर्स बनता गया। हाँ, अभी भी एक्सपैंड हो रहा है, पर ये नहीं बता पाया कि एक्सपैंड क्यों हो रहा है। ये एक्सपैंड इसलिए हो रहा है, देखो किसी भी चीज़ का अगर साइज़ बढ़ रहा है, तो उसके बीच की जो जगह है, कुछ ना कुछ नई चीज़ ऐड हो रही होगी उसमें। यहाँ तक एग्री करते हो कि नहीं? सब पढ़ के बैठे हो अपेक्षा राहुल, हाँ? सब पढ़ के बैठे हो तुम लोग, है ना? एक्सपेंशन का रीज़न कोई नहीं बता पाया आज तक। वो स्मॉल बॉल पहले से एक स्पेस था, एक छोटा सा एरिया था, उसमें एक्सप्लोजन हुआ। अब ये अरबों साल पहले था, अरबों साल पहले की एग्जैक्ट चीज़ें हम कैसे पता लगाएँ? टेम्परेचर इसलिए इंक्रीज़ हुआ, ये इसलिए फटा क्योंकि यहाँ पे क्या होने लगा, थोड़ी-सी फिज़िक्स टच कर रहा हूँ, थोड़ी-सी फिज़िक्स टच कर रहा हूँ। क्योंकि जब भी किसी स्टार की डेथ होती है, तो यहाँ से निकलता है डार्क मैटर। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने बताया था ये। और यही डार्क मैटर जो है, ये ऐड होता जाता है किसमें? यूनिवर्स में। और ये यूनिवर्स के साइज़ को इंक्रीज़ करता है। ठीक है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन, कौन से कलर से पता चलता है? अब ये डार्क मैटर का देयर इज़ नो कलर। ये हम आँखों से देख भी नहीं पाते। अब आप बोलोगे तभी तो नाम डार्क मैटर है। हाँ, अभी भी चल रहा है, अभी भी यूनिवर्स एक्सपैंड होता हुआ जा रहा है। अब आप ये बोलोगे कि स्टार्स के डेथ से ये डार्क मैटर ऐड होता जा रहा है, इसलिए यूनिवर्स का साइज़ बढ़ता जा रहा है। तो हमें कैसे पता चलेगा? बेटा हमें ऐसे पता चलेगा क्योंकि प्लैनेट्स के बीच का डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है। अब आप बोलोगे कि सर ये डार्क मैटर हम देख नहीं पाते, ये इसलिए नहीं देख पाते क्योंकि ये लाइट रेज़ से क्योंकि ये लाइट रेज़ से रिएक्ट नहीं करती। अब अगर किसी भी चीज़ लाइट से रिएक्ट नहीं कर रही तो आप उसे कैसे देखोगे? हाउ विल यू एबल टू सी इट? बताओ। सिर्फ उसके बारे में इतना जान लें आपको हेमेंद्र कि वो एक साइंटिस्ट थे, ज्योग्राफर थे जिन्होंने अपने टेलीस्कोप से बिग बैंग थ्योरी को सर्टिफाई किया था। सन भी एक स्टार है। ओके, स्टार पहले से था, स्टार मरा हुआ स्टार वो तो ब्लैक होल बन गया। स्टार तो ब्लैक होल बन गया, उसने अपनी जगह बना के रखी, पर उसने अपने अंदर के पूरे फ्यूल को बाहर छोड़ दिया। स्टार के अंदर फ्यूल रहता है, फ्यूल को बाहर छोड़ दिया और वो जितनी स्टार के मास रहता है ना, स्टार के मास को 1000 टाइम्स कंप्रेस मास रहता है, वो जैसे ही खुला तो 1000 टाइम्स उसका मास बढ़ गया और वो एक्सपैंड होता हुआ गया। बहुत बढ़िया सवाल पूछा है शगुन ने। तो आप बताओ कि हम कैसे करके ब्लैक होल को देख पाते हैं? ब्लैक होल को कोई नहीं देख पाता, सिर्फ उसकी ग्रेविटी को फील कर पाता है। सिंपल सी बात यह है, बिग बैंग क्यों हुआ इसका आंसर किसी को नहीं पता योगानंद। बिग बैंग थ्योरी तक मैंने बताया था, और ये यूनिवर्स का साइज क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि इसके अंदर इतना याद रखो कि डार्क मैटर ऐड हो रहा है, इसके लिए इसका साइज बढ़ता जा रहा है और यूनिवर्स एक्सपैंड हो रहा है। इससे ज्यादा दिमाग नहीं निकाल लगाना विंशु, इससे ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। क्या यहां तक सबको क्लियर है? हाँ, इसी को ग्रेविटेशनल लेंसिंग बोलते हैं, पर वो फिजिक्स से हो जाएगा, उतने डिटेल में हम फिजिक्स में नहीं जाना। ग्रेविटेशनल फोर्स कृपाल, डार्क मैटर एक ऐसा मैटर है जिसको हम देख नहीं सकते, बट फील उसकी ग्रेविटी को फील कर सकते हैं। हाँ, बिल्कुल हो सकता है, हजारों लाखों साल बाद। हाँ, चलो बढ़िया, समझ में आया। ठीक है, तो ये हमने यूनिवर्स का किस्सा समझ लिया। ओके, अब मैं आपको थोड़ा सा समझाने वाला हूं अबाउट मून। अच्छा, सैटेलाइट समझते हो? सैटेलाइट दो प्रकार के होते हैं। सैटेलाइट दो प्रकार के होते हैं, एक नेचुरल सैटेलाइट होता है और एक आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल सैटेलाइट आप साइंस एंड टेक में पढ़ोगे, जो कि हमारा इंसास मतलब आईआरएनएसएस हो गए, जो हम आर्टिफिशियली रॉकेट लॉन्च करते हैं। नेचुरल सैटेलाइट जैसे अर्थ का हो गया मून। तो हमें ज्योग्राफी में यहां तक ही पढ़ना है, ये आपका साइंस एंड टेक शुरू हो जाता है।
ठीक है। अब सबसे ज्यादा सैटेलाइट्स किसके हैं जिससे आप लोग इतने देर से बोलते हैं ना, आपके अंदर जो अग्नि शांत नहीं, आपके अंदर का जो एकदम हवन लग गया था कि सर हमें बताओ, समय बताओ सबसे ज्यादा सैटेलाइट्स का है? ये लो, सैटर्न के 82 मून से सबसे ज्यादा। सेकंड नंबर पे है जुपिटर 79, और सबसे लार्जेस्ट जो सैटेलाइट है यूरोपा, गैनमेड एंड कैलिस्टो, ये जुपिटर के हैं। हुई अंदर की जो आग भड़क रही थी शांत हुई? हेमेंद्र पूछा पोखरण टेस्ट में अमेरिकन सैटेलाइट कौन सी थी? यार देखो वो अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट थी, पीएसएलवी सैटेलाइट्स थी वो। ठीक है, जो रिसोर्स सैटेलाइट्स होते हैं ना, वो वाली सैटेलाइट्स थी जो लो अर्थ ऑर्बिटल में घूमते हैं। और कौन से सैटेलाइट का नाम क्या था, अमेरिका की कौन से सैटेलाइट का नाम था? अब वो जो अमेरिका में अमेरिका के सिविल सर्विसेज की तैयारी करोगे या फिर अमेरिका की यूएस के आर्म फोर्सेस में घुसने की तैयारी करोगे, उनको पढ़ने की जरूरत है, हमें जरूरत नहीं है। ऑलराइट, टाइटन तो इसका है यार, अपना सैटर्न का है। टाइटन सैटर्न का है। योगानंद जी पूछ रहे हैं सन सैटेलाइट है? नहीं, सन इज अ स्टार। ये सारे सैटेलाइट्स आपके लो, यूरोपा, गैनमेड, कैलिस्टो, ये सारे के सारे आपके जुपिटर के हैं। अब ये सारी चीजें, इनर प्लैनेट्स, आउटर प्लैनेट्स, ये सारी चीजें हम डिटेल में कर चुके हैं। अच्छे से करोगे तो दैट वुड बी मोर देन इनफ यार, पर बहुत ईमानदारी और तमीज से करना है। बिग बैंग हुआ था बिलियंस ऑफ ईयर्स अगो। ओके, इट हैपेंड बिलियंस ऑफ ईयर्स अगो। सैटर्न ने 29 मतलब मून्स प्रेडिक्ट किया हो गया है, बट इसके विजिबल जो टोटल नंबर ऑफ, पहले से जितने मून्स बहुत इनके डेथ भी हो सकते हैं। स्टार्टिंग जब से सैटर्न बना 82 मून्स रह चुके हैं। यस, सैटेलाइट्स बेसिकली क्या हो रहते हैं, जैसे आपको देखो ये बेसिक चीजें मैं ये मान के चल रहा हूँ कि भाई सन सेंटर में प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं, भाई इतना बेसिक तो पता है ना, इतना बेसिक आई एम एक्सपेक्टिंग कि आप लोगों को पता है, पता है ना इतना। जैसे अर्थ है, प्लैनेट्स के अराउंड सैटेलाइट्स रिवॉल्व करते हैं। ठीक है, ये क्योंकि हम लोग पांचवी छठी में पढ़ते हैं। ओके, सो दिस, ये बहुत ही बेसिक चीज है। जैसे मैं कुछ कुछ चीजें एज्यूम करके, जैसे मैथ्स पढ़ाते हैं ना, जैसे पता एज्यूम करके चलते, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, ओके, डिवीजन, ये सब पता है, तो वैसे भी ये सब चीजें थोड़ी सी पता होना चाहिए। नेचुरल सैटेलाइट का कुछ काम नहीं रहता, उसको लूनर एक्लिप्स हो गया आता है। तो ये आज इंट्रोडक्टरी क्लास थी। बहुत ज्यादा सवाल आज की क्लास से नहीं आएंगे। ठीक है, बहुत ज्यादा सवाल आज की क्लास से नहीं आएंगे यार। ज्यादा सैटेलाइट्स इसलिए रहते हैं क्योंकि इनका साइज बड़ा रहता है। ठीक है, इनका मास ज्यादा रहता है, इनमें ग्रेविटी ज्यादा रहती है, तो ये ज्यादातर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल ऑब्जेक्ट्स को अपने पास खींच के रख पाते हैं। क्वेश्चन क्विज बेटा पहले थोड़ा सा पढ़ लो, फिर करवाऊंगा मैं। फ्री सेशंस में आपको बहुत सारे, और प्रैक्टिस सेशंस में बहुत सारे क्विज कराऊंगा। अभी सिर्फ कंसेप्ट सीखने पे ध्यान दो। ठीक है, तो जैसे कि मैंने बताया कि शाम को, ये मैंने मतलब ये हमारे मतलब सेशन था। आज रात को ध्यान से सुन लो, 8 बजे, आज रात को 8 बजे आप लोगों की क्लास में फिर से सेशन होगा। ठीक है, आप लोगों की क्लास में फिर से सेशन होगा जहां पे हम इंटीरियर ऑफ द अर्थ के बारे में समझेंगे, और वो कोई सा भी एग्जाम हो, इट इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट सेशन। ठीक है, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेशन, आज रात को 8 बजे। और ये आपके पेड बैच में होगा, और शाम को 6 बजे यूट्यूब पर, शाम को 6 बजे यूट्यूब पे मैं वो बताऊंगा कि जिन लोगों ने सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट का रिटन क्वालिफाई किया, उनको कैसे करके इंटरव्यू की तैयारी स्टार्ट करनी है, सेल्फ प्रिपरेशन इंटरव्यू की कैसे करके करनी है, इसके ऊपर सेशन होगा। ठीक है, और जो मतलब जो इसका लिंक होगा, लिंक जो रहेगा मैं अपने टेलीग्राम चैनल जो जीएस बाय सौमित्र आप लोगों को बताया था उसमें मैं भेज दूंगा। ठीक है, मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम है जीएस बाय सौमित्रो, SOUM, सब स्मॉल में है, सर्च करना मिल जाएगा।